मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। राहुल भाई, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधा राधा राधे हरे हरे। मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। मुन्ना कुमार, अगर आप लाइव हैं जल्दी से भाई सभी लीजिए। सीमांश मिश्रा भाई, विवेक चौहान, ओम प्रकाश, राहुल, रामकुमार रावत, विवेक चौहान, संतोष सिन्हा, विभूति जनवाल, धीरज रॉय, भुवनेश्वर शर्मा, रामकुमार रावत। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। मेरे बच्चों, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जो कराने जा रहा हूँ वो थोड़ी मिक्स टाइप की चीजें हैं। मतलब उसमें केवल प्रॉफिट एंड लॉस शामिल नहीं है, उसमें फ्रैक्शन की समझ भी नहीं शामिल है। उसके अंदर आपका रेशियो भी थोड़ी समझ होनी चाहिए, उसमें आपको कैलकुलेशन की समझ होनी चाहिए, फ्रैक्शन की समझ होनी चाहिए, इक्वेशन की समझ होनी चाहिए, परसेंटेज की समझ चाहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अगले स्टेप चलते हैं। आइए देखिए मेरे भाई, ये सवाल देख के आपको मजा आ जाएगा क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज से ज्यादा लगेंगे। जब मैं सिखाऊंगा तब सवाल पता है तरीके से कहता है कि कुछ वस्तुएं 54 रुपए में खरीदता है, कुछ वस्तुएं 54 रुपए में खरीदता है। कहता था उनमें से 2 की 3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। कहता है जितने आर्टिकल खरीदे उसके 2/3 आर्टिकल को 5% प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। तो कहता है कि जो रिमेनिंग आर्टिकल है उन्हें वो कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचे, उसे ओवरऑल में तो 13% का प्रॉफिट हो। देखो दो बातें समझिए। पहली चीज तो ये कि जब बहुत सारे आर्टिकल हो, ये गिवन ना हो कि आर्टिकल की स्पेसिफिकेशन, तो इसका मतलब प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल वुड बी सेम, ईच आर्टिकल वुड बी सेम। मतलब ये लगा, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मैं 10 आम 500 रुपए के लाया, 400 रुपए के लाया, तो बताओ एक आम कितने का होगा, एक आम कितने का होगा। तो आपको देखिए, अगर आपने स्टेटमेंट से इतनी बोली कि मैं 10 आम 400 रुपए के लाया हूं, तो इस स्टेटमेंट के आधार पे मुझे नहीं पता कि आमों में कोई स्पेसिफिक आम भी है, कोई महंगा है, कोई सस्ता है, मुझे नहीं पता। आपने बोला नहीं सर, तो मेरी नजर में तो एक सीधी सीधी सिंपल बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि अगर 10 आम 400 रुपए तो एक आम 40 रुपए का ही होगा, एक आम 40 रुपए का होगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी ग्रुप में चीजें बोली गई और स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, ठीक है भाई, मैं समझ रहा हूं। इसका मतलब ये है कि कहानी एक आम मतलब भाग देने पे हर एक आर्टिकल की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। अगर आप ध्यान दें, यहां क्या है कि एक आदमी ने आर्टिकल खरीदे 54 रुपए, उसमें से 2/3 आर्टिकल को 2/3 आर्टिकल को 2/3 का मतलब टोटल अगर 3 आर्टिकल थे, टोटल अगर 3 आर्टिकल थे तो उसमें से 2 आर्टिकल को उसने बेच दिया है कितने पे 5% प्रॉफिट है। देखिए मेरे भाई 54 रुपए की 3 चीजें बिल्कुल, तो एक चीज कितने की बनी भाई, टोटल टोटल 3 आर्टिकल 54 के हैं, तो एक आर्टिकल कितने का बना 1800 का। तो सवाल में क्या 2/3 मतलब 3 में से 2 आर्टिकल उसने बेच दिए हैं, एक आर्टिकल 1800 2 आर्टिकल खरीदे 3600 रुपए। फिर चार सवाल, एक आदमी ने 54 रुपए में कुछ आर्टिकल खरीदता है, मतलब उसकी कॉस्टिंग है 54 रुपए। अब क्या उसमें से टोटल 3 थे, उसमें से 2 तो 2 आर्टिकल की कॉस्टिंग कितनी आ गई, बचे एक आर्टिकल की कॉस्टिंग कितनी आ गई 1800 रुपए, क्योंकि 3 आर्टिकल की 400 एक आर्टिकल की 1800। अब कह रहा है कि 3600 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज को 5% प्रॉफिट बेचा है, ऐसे ही। हां जी, तो इस 1800 रुपए कोस्ट प्राइस वाली आर्टिकल को कितने में बेचेंगे टोटल तीनों आर्टिकल पे, तो टोटल तीनों आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5400 रुपए, उसको तो प्रॉफिट हो जाएगा मेरे बच्चों, वो हो जाएगा 13%। अब आइए, तो 5400 रुपए में 13% प्रॉफिट, दो जीरो से दो जीरो 52, 13 5 65 70, 702। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि कुल मिला के मेरे प्रॉफिट चाहिए 702 रुपए चाहिए, कुल मिला के मेरे बच्चों प्रॉफिट चाहिए 702 रुपए चाहिए। 3600 का 5% 180 का प्रॉफिट हम कमा चुके हैं, तो भाई 702 में 180 का प्रॉफिट हम कमा चुके हैं। बचा कितना जी, 2 10 में 4 गया 2, 622 का 522, 522 का प्रॉफिट कमाएंगे, 10 522 का लाभ हमें और कमाना, बिल्कुल सही बात है। यानी 522 का प्रॉफिट कमा लेंगे तो हमारी सेटिंग 702 रुपए बैठेगी। अब मैं जानना चाहता हूँ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, भैया 522 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इस पे 1800 रुपए, तो 100 पे कितना होगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 का बचा कितना, 18 दूनी 36, 36 18 24 16, 18 में 162, यानी मेरे 29% का कुल मिला के प्रॉफिट कमाना होगा उसे 30 आर्टिकल पे, तो जाके उसे टोटल 13% का प्रॉफिट होगा। अब मेरे इसी सवाल को मैं दूसरे स्टाइल से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। देखो जैसा आप जानते हैं, मैंने परसेंटेज में एक बात बताई थी कि जब भी आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि कंपैरिजन बताओ क्या होगा, तो कंपैरिजन में परसेंटेज पूछेगा, रेशियो पूछेगा, फ्रैक्शन पूछेगा। जब भी मेरे आपसे कंपैरिजन पूछा जाए तो दोनों के रियल वैल्यूज आप वहां पे कंपैरिजन ले सकते हैं। मतलब ये कि यहां इस बात का मतलब ही नहीं है कि 5400 में कितना, हमें ये मतलब है 3 आर्टिकल खरीदे उसमें से 2 बेच दी, तो मैं मान लेता हूं 3 आर्टिकल 300 रुपए के थे, कुछ भी मान लेता हूं 300 मान लेता हूं, तो भैया 3 आर्टिकल की कॉस्ट 300 रुपए थी, उसमें से उसने 2 आर्टिकल बेच दी, तो एक की कॉस्ट 100 है तो 3 300 लिया, 2 आर्टिकल की कॉस्ट 200 और एक आर्टिकल जो बचा उसकी कॉस्ट 100 रुपए, ये था कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि इस पे तो 5% प्रॉफिट कमाना चाहता है, इस पे कितना प्रॉफिट कमाएगा टोटल पे उसे 10% 13% प्रॉफिट, तो 300 का 13% 39 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 200 पे 5%, 200 का 5% 10 लाख कमा दिया, तो एक बात 39 का लाख कमाना है, 10 लाख कमा चुके कितना कमाना होगा 29 का, और 100 पे 29 लाख का मेरे 29%, तो मेरे राइट आंसर होगा 29% होगा। मेरा सही उत्तर होगा मेरे क्या होगा 29% राइट आंसर, 29 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको और सुंदर करना है तो बेटा तरीका ये है कि आप आर्टिकल 3 लो, उसमें से 2 को बेच दिया 5% प्रॉफिट पे, एक को कितने पे बेचेंगे टोटल 3 पे उसे 13% प्रॉफिट, तो सोचो 3 पे 13 39% कमाना है, कमा चुका है 10%, तो बचे में एक पे कितना कमाए, 39 में से 10 घटाएंगे मेरे बचे 29, तो 29% प्रॉफिट बाकी आर्टिकल को बेचना, तो मेरे भाई मेरा राइट आंसर होगा 29%, 29% राइट आंसर, बताइए। देखिए भाई सेम सवाल है, 3 बटे 5 आर्टिकल को 8% प्रॉफिट बेचा, यानी टोटल मेरे भाई 5 आर्टिकल हैं, तो उसमें से 3 आर्टिकल को 8% प्रॉफिट बेचा, बचे कितने बाबू 2 आर्टिकल, इनको कितने प्रॉफिट बेचे टोटल 5 आर्टिकल पे लाभ हो जाएगा 12% का, तो 5 से 12% के हिसाब से 60% का प्रॉफिट कमाना है, कमा कितना 3 24%, मेरे को 24% का लाभ कमाना है, ना कमाना है 60% का 24 कमा चुका है, तो कितना कमाना होगा 36% का लाभ कमाना होगा। अब आप सोचो 36% का प्रॉफिट कमाना है लेकिन कितनों पे कमाना है 2 पे, तो 2 आर्टिकल 36 होंगे तो एक कितना कमाओगे 18%, यानी बाकी आर्टिकल को 18% प्रॉफिट बेचना होगा, तो जो चाह रहा है वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, है ना। कहता है ये एक व्यक्ति कुछ उसमें 1,89,000 में खरीदा, उसमें से 3 बटे 8 उसने 12% लाभ पर बेचा है। मेरे भाई 3 बटे 8 का मतलब टोटल अगर 8 आर्टिकल हैं तो उसमें से 3 आर्टिकल को 12% प्रॉफिट बेचा, तो भैया 36% का प्रॉफिट कमा लिया। वैसे ये सोचो 8 में से 3 बचे 5 आर्टिकल को किस रेट पे बेचे कि उसे टोटल पे मेरे भाई 4% का प्रॉफिट है, तो 8 तो 32% का प्रॉफिट कमाना है, बिल्कुल सही सर। कमा चुका है 36 का लाभ, कमाना था 32 लॉस कमाना होगा कितने 4% का, अब वो 4% का लॉस होगी कितने आर्टिकल पे 5 पे कितना करोगे, तो आंसर आएगा 5 40 0.8%, यानी शेष वस्तु को 0.8% लॉस पे बेचना होगा, तो उसको वही मिल जाएगा जो वो चाहता करता है। चाहता नहीं हूं बिन ये तुम्हारे बहुत ही खूबसूरत सवाल ला रहे हैं। अब मोस्टली जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं सारे कंपैरिजन के यहां पे सर, चलिए भाई देखिए बाबू, मेरा राम एक 750 आर्टिकल है, कॉस्ट 60 पैसे पर आर्टिकल, पहले डिटेल समझेंगे कैसे नहीं दिया, तुम्हें चाहता हूं। अब पहले इंग्लिश में समझाते हैं, राम ने 750 आर्टिकल बनाए हैं, कॉस्ट 60 पैसे पर आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट लगेगी 60 पैसे, तो भैया एक्चुअल में उसका कॉस्ट प्राइस बनाओगे तो 750 आर्टिकल है, एक आर्टिकल की कॉस्ट 60 पैसे, रुपए बनाओगे तो 250 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो का 25 क्या होता है ना 6 30 40 45 450 रुपए आ गए मेरे कॉस्ट, आपने कहा ओके रिपोर्ट सर। अब कह रहा है ही फिक्स द सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल आर सोल्ड ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन द आउटलेट। इस शब्द को पीना पीना मतलब फुट करके पीला है, इस शब्द में कहता है कि वो सेलिंग प्राइस को इस तरह से फिक्स करना चाहता है, सेलिंग प्राइस को इस तरह से फिक्स करना चाहता है कि इफ ओनली 600 आर्टिकल आर सोल्ड, कि अगर केवल 600 वस्तुएं ही बिके तो ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 40%, तो उसको 40% का लाभ हो जाए ऑन द आउटलेट, टोटल पे 40% का प्रॉफिट है।
मेरे भाई सवाल में ये कह रहा है कि वो 600 आर्टिकल इस रेट में बेचना चाहता है कि उसे कुल पर कि अगर 600 वस्तुएं ही बिकें तो भी उसे कुल पर टोटल कोस्ट पर 40% का प्रॉफिट हो जाए, कुल पर 40% का फायदा। कह रहा हूं 600 आर्टिकल से बेचना चाह रहा है, कुल पे 40% का प्रॉफिट हो। यानी मेरे जो 600 आर्टिकल का जो कोस्ट है ना, 600 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, वो इस तरह से डिसाइड करना चाह रहा है कि टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो। तो भैया टोटल कोस्ट कितनी आपकी 450 रुपए, इस पे 40% प्रॉफिट होना चाहिए, तो 40 बटे 100 निकालोगे तो 180 का लाभ होना चाहिए। यानी 450 में चीज आपने कुल मिला के खरीदी तो 180 का कुल मिला के लाभ होना चाह रहे हैं, तो 0 8 5 13 4 5 6 यानी 600 आर्टिकल आप बेचना चाह रहे हैं ना बाबू, 630 रुपए में बेचना चाह रहे हैं। 600 आर्टिकल आप 630 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, ऐसी आपकी इच्छा, मान लीजिए बात सही है। अब एक बात बताओ, अगर 600 आर्टिकल आप 630 रुपए में बेचेंगे तो ही तो आपको 180 का टोटल लाभ होगा, क्योंकि 450 में खरीदा 180 का 630 में बेचोगे, बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से आपने एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जी, हमने डिसाइड किया था 630 बटे 600, 600 का 630 है तो एक आर्टिकल 3 से काटेंगे तो 21 बटे 20। इसका मतलब ये होगा मेरे बच्चों कि हर आर्टिकल को वो जो सेल करेगा वो 21 बटे 20 के हिसाब से करेगा। हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों डिसाइड करेगा 21 बटे 20 करेगा। ओके रिपोर्ट अब हमें चाहते हैं, अब अगले पे आते हैं। अब आगे कह रहा है कि हालांकि 120 आर्टिकल खराब हो गए तो भैया टोटल आर्टिकल कितने थे साहब 750। हालांकि मैंने जो था उसमें से 120 तो डैमेज हो गए, डैमेज हो गए तो बचेंगे 630 आर्टिकल। कहते हैं 630 आर्टिकल को उसने बेच दिया, वैसे 630 उसमें 120 डैमेज हो गई, 630 उसमें बेचने में कामयाब रहा। तो मेरे भाई ये बात बताना, कुल मिला के बेचेगा कितने 630 आर्टिकल, एक आर्टिकल किस रेट में बिका 21 बटे 20 में, तो कितने में बिका करते हैं। आओ भैया 0 21 की 63 और 21 126 और 632 बटे 2 500 होगा 2 के 12 2 के 12 2 2 661 रुपए 50 पैसे। तो मेरे भाई कुल मिला के 630 आर्टिकल इस रेट से बेचे तो 661.5 में बेचे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रॉफिट कितना होगा उसको, आप यहाँ प्रॉफिट जो होगा वो होगा एसपी माइनस सीपी, बिल्कुल ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 661 रुपए 50 पैसे, सीपी है 450 रुपए, तो घटाओगे तो 50 पैसे तो अलग है और एक भी अलग है, 6 में से 5 एक भी अलग है, 211.5 211.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब कहते हैं प्रॉफिट परसेंट निकाल बताइए, तो 211.5 का प्रॉफिट हुआ है, इसमें भैया टोटल कोस्ट कितना 450, तो 100 कितना डेसिमल हटाओगे 0 तो 0 से 2 0 5 से काटोगे 5 45 5 20 बचा कितना भाई 1 5 10 5 3 15 9 से काटोगे 9 3 27 9 36 बचा 6 9 27 तो आंसर आया 47%, यानी कुल मिलाकर 47% का प्रॉफिट होगा। कुल मिलाकर मेरे प्रॉफिट होगा 47% का होगा। क्लियर भाई, मेरे जो आप सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, जितनी ज्यादा हो सके पढ़िए, क्योंकि जब तक आप इसका मीनिंग नहीं समझेंगे ना तब तक आप इसका शॉर्टकट भी नहीं बना पाएंगे दावा। शॉर्टकट बनाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझें। उसका शॉर्टकट मैं इसी बताऊंगा, कैसे करूंगा कि भाई बताओ उसने आपसे पूछा क्या है लाभ प्रतिशत, प्रतिशत मतलब कंपैरिजन, और ये मैंने सिखाया हुआ है क्या कि भाई अगर सवाल में परसेंटेज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए तो देयर इज नो नीड टू टेक रियल वैल्यूज, आपको वास्तविक मान लेने की जरूरत नहीं, आपको केवल कंपैरिजन वैल्यू चाहिए। तो सवाल ने कहा कि एक आदमी 750 आर्टिकल खरीदे, तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि 750 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 रुपए या 100 यूनिट। आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि 750 आर्टिकल 100 रुपए के, तो मुझे एक्चुअल कोस्ट निकालनी है ना, मुझे ये बताना है एक्चुअल प्रॉफिट कितना रुपए का हुआ वो मुझे मुझे तो परसेंटेज बताना है। तो मैं बस ये कहूंगा 750 आर्टिकल का एक्चुअल कोस्ट प्राइस 100 रुपए, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है इसमें से 600 आर्टिकल बेच दी, लेकिन 600 आर्टिकल बेचना चाह रहा है, लेकिन इस रेट में बेचना चाह रहा है तो टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो मतलब 100 की चीज खरीदी 40 का प्रॉफिट लोगे कितने बेचना चाहोगे 140 में, यानी 600 आर्टिकल 140 में बेचना चाह रहा है, एक आर्टिकल कितने में बेचेगा 140 बटे 600 2 0 से 2 7 14 2 30 यानी एक आर्टिकल उसे 7 रुपए 30 रुपए में बेचना होगा, तो उसे टोटल को मिला के मेरे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 40% का। बात तो सही है। अगर कोई समझदार होगा तो एक बात कहेगा 40% का प्रॉफिट कमा ही चुका है कि कब जब वो 600 आर्टिकल बेच देता है तब, जबकि एक्चुअल में 750 आर्टिकल थे, 750 में से 120 खराब है तो बेचने लायक कितने 630 वो लिखा भी संख्या 630 बेचने, तो 600 आर्टिकल इस रेट में बेचेगा तो 40% प्रॉफिट कमा चुका है। तो कितने आर्टिकल और बेचना चाह रहा है 30 आर्टिकल और बेचना चाह रहा है, तो भैया 600 आर्टिकल बेचेगा तो 40% कमा लिया है, 30 आर्टिकल और बेचेगा इस रेट में तो क्या कमा लेगा 7 रुपए 30 रुपए का एक आर्टिकल बेचेगा तो 30 आर्टिकल कितने बेचेंगे 7 रुपए, यानी 7 रुपए उसकी जेब में और फालतू आ जाएंगे, और 100 पे 7 रुपए क्या लगता है 7%, इसका 30 आर्टिकल बेच उसको कुल मिलाकर 7% पैसा और मिल जाएगा, तो 40% पहले ही कमा चुका है प्रॉफिट के रूप में, 40% पहले ही कमा चुका है प्रॉफिट के रूप में भैया। अगर 40% पहले ही कमा चुका है प्रॉफिट के रूप में तो अब 40 और 7 को जोड़ेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 47% आ जाएगा, 47% का टोटल प्रॉफिट मेरे कितना आ जाएगा 47% का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? अब ये है हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चों का खेल, इस बात को रीड करें कि 600 आर्टिकल बेचे तो ऑलरेडी 40% का प्रॉफिट कमा चुका है, 600 आर्टिकल बेचे 40% कमा चुका है। अब वो 30 आर्टिकल और एक्स्ट्रा बेच रहा है, 30 आर्टिकल बेचेगा इस रेट से तो 7 रुपए प्रॉफिट कमाएगा, 100 पे 7 रुपए 7%, यानी 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेगा, टोटल प्रॉफिट 47% का हो जाएगा। अब ये केवल बच्चे की खुद की इंटेलेक्चुअल डिपेंड करता है, मेरी औकात नहीं है मैं उसे समझा दूं चीज। हां मैं लॉजिकली ये समझा सकता हूं, मैंने समझा अगला मैंने समझा हर बच्चे को समझ नहीं आया होगा, आप अपने आंसर दें आपके हिसाब से क्या ठीक है, तो जो मैंने बताया वो ले पढ़ा और खुद से करें एक बार। राहुल कोई मेथड है क्या, राहुल भाई मेथड बहुत है पर असली मेथड ये था। अब ले बच्चे देखिए मेरे बाबू इस सवाल पर आते हैं, टाइम नहीं देखो मेरे बच्चे, मुझे देखना चाहिए मुझसे पूछा क्या हुआ है, मेथड वो करता है। तो सवाल पर अगर फोकस करेंगे तो मुझसे ये पूछा हुआ है बिल्कुल कि वस्तु का क्रम मिलेगा, तो ध्यान दो एक्चुअल वैल्यू पूछिए। अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू पूछी ना तो मैं वो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन नहीं फाइंड आउट द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर आर्टिकल का प्राइस पूछ रहा हूं, कोस्ट प्राइस। तो इसका मतलब इस सवाल में वो वाली चीज मैटर नहीं करेगी, यहां मुझे सवाल पे काम करना पड़ेगा भाई। कह रहा है मैन्युफैक्चरर है वो एस्टिमेट करता है दैट ऑन इंस्पेक्शन 12% आर्टिकल नहीं पड़ता, कहता है निर्माता अंदाजा लगा लेता है, अंदाजा लगा लेता है कि निरीक्षण जब चेक होगी कोई चीज इस समय उसकी वस्तुओं में से 12% आर्टिकल बिकवार हो जाएंगे। कहता है मैन्युफैक्चरर अंदाजा लगा लेता है कि जब उसकी चीजों पे ऑब्जर्वेशन होगी चेकिंग होगी तो उसमें 12% आर्टिकल तो बिका निकलेंगे। वह 7.5 रुपए वह रुपए 7.5 वस्तु की दर से 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर ले लेता है। उसने कहा मैं तुम्हें 22,000 आर्टिकल दूंगा, रेट दूंगा 7.5 रुपए, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में बैठा कि जब चेकिंग होगी तो भैया 12% आर्टिकल खा मिलेंगे, जब चेकिंग होगी 12% आर्टिकल खा मिलेंगे। बहुत बढ़िया, कुल खपत पर उसका 20% होगा, वह अंदाजा लगाता है कि कुल खपत पर उसका 20% होगा, प्रत्येक वस्तु का मिलेगा। देखिए मेरे एक्चुअल में कहानी है कि उसका कोस्ट प्राइस वो है 22,000 आर्टिकल का, 22,000 आर्टिकल का कोस्ट प्राइस ठीक है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस मिलेगा ना वो 22,000 आर्टिकल का नहीं मिलेगा, क्योंकि भेजेगा 22,000 लेकिन उसमें से 12% रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर 100% में 12% रिजेक्ट हो गया बाबू तो इसका पैसा केवल 88% का मिलेगा, आपने कहा ओके रिपोर्ट, यानी जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो केवल 88% आर्टिकल का ही मिलेगा। हां जी भाई घर से तो 22 जाएंगे, पैसे मिलेंगे 22,000 का 80% के, कोस्ट तो 22,000 आर्टिकल की जाएगी, सेलिंग प्राइस 22,000 का 80% मिलेगा। अब मेरे जो मान लेते हैं कि 22,000 आर्टिकल है और हर आर्टिकल की कोस्ट x रुपए है, तो ये 22,000 आर्टिकल की कोस्ट क्या होगी 22,000 * x, जबकि जो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 22,000 आर्टिकल के 88% का, इतने का सेलिंग प्राइस मिलेगा और वो भी किस रेट से मिलेगा भैया 7.5 रुपए के रेट से, 7.5 रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो ये मेरे मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा, ये मेरा ओवरऑल कोस्ट प्राइस होगा। और सवाल में क्या है कि भैया उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% हुआ है, 20% हुआ टोटल प्रॉफिट, तो मेरे जो 20% डिफरेंस 1/5, यानी चीज खरीदी 5 में है तो 1 का लाभ लेके बेची कितने में 6 में, चीज खरीदी 5 में तो 1 का लाभ लेके बेची कितने में 6, यानी ओवरऑल सीपी 5 है तो ओवरऑल एसपी होगा मेरे बिल्कुल ठीक है। अब ये सेकंड बैठाएंगे कैलकुलेशन 22,000 से 22,000 का बिल्कुल ठीक है। अब ये पॉइंट हटाओगे बड़े सोल्व करोगे बिल्कुल ठीक है, 1 0 से 1 0 हो गया, 25 3 75 25 400, 4 से काटेंगे भैया 22 22 85 और 2 से काटेंगे 11 2 5 10, तो यहाँ x है पलटोगे तो नीचे 5 है 5 के ऊपर है, नीचे देखोगे तो 11 3 बचा और यहाँ 5 बचा। सेकंड थोड़ी सी बढ़ाना दिमाग में कैलकुलेशन की, 5 से 5 कटा 3 कम 3 3 नीचे, तो यहाँ x की जो वैल्यू 11 के ऊपर गया और 2 नीचे 11 बटे 2, यानी 5.5 रुपए पर आर्टिकल एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस था, 5.5 रुपए पर आर्टिकल मेरे उसका सेलिंग प्राइस है, ये ना कोस्ट प्राइस था और यही आपसे सवाल में पूछा। आप इसमें से एक ही काम सोल्व कर सकते थे और ये या 22,000 आर्टिकल लेते ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप आर्टिकल लेते 12% डैमेज हो रहे हैं ना, 12% 4% के 12% नहीं बचते, मान लेते हैं कि भैया टोटल आर्टिकल 25 यानी कोस्ट तो 25 आर्टिकल लगेगा,
एक्स रुपये के भाव से, लेकिन जो सेलिंग प्राइस मिलेगा 25 में से 3 का मिलेगा, 22 का मिलेगा, और वो भी किस रेट से 7.5 रुपये से, और भैया टोटल प्रॉफिट 20% यानी 5 ये है ओवरऑल सीपी, ये है मेरे बाबू एसपी, तो 5 में चीज खरीदी तो एक का लाभ लेके सीपी एसपी सीपी। अब पॉइंट हटा देंगे, बटे 16 लिखेंगे, 0 से 0 बटा 5 से 15 10 कैलकुलेशन करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कुल मिला के मतलब वही है, बस थोड़ा सा समझने का फर्क है ना। अब आ जाते हैं, अब बाबू कहानी एक छोटी सी स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे सवाल में ऐसा एक्स प्लस वाई बराबर 10 लिखा है ये सोच लीजिए, और एक्स माइनस वाई जो है वो मैंने दिया 60, अब मैं कहूंगा मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, तो डिटेल करोगे तो जोड़ोगे तो वाई से वाई कटेगा, एक्स और एक्स 2x आ जाएगा, 100 में 60 160, तो 2x बराबर 160, तो एक्स की वैल्यू 160 बटे 2 यानी 80, हां जी, और वाई की वैल्यू क्या होगी, दोनों का डिफरेंस आता है, 100 में से 60 40 40 का 20, भाई एक्स की वैल्यू 80 आपने मान ली, यहाँ दी 80 हो जाएगा माइनस 100 में से 80 20 मैं आपको क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी ऐसी इक्वेशन रखी हो तो एक्स की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ का आधा होता है, एक्स की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ का आधा होता है, 100 जमा 60 का आधा 80 होता है, फिर से बताता हूं, जो प्लस में यहाँ पे उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के जोड़ का आधा होती है, और जो माइनस में एक है उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के डिफरेंस का आधा होती है, 40 का आधा 20, ये मेरे जो एक्स और वाई की वैल्यूज हो गई है ना। आंख बंद करके काम करना, अगर मैं आपको कहूं कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 17 है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा 17 और 22 का जाएगा, वाई की वैल्यू का डिफरेंस 17 में से 5 का 12 12 का 6, ये आंसर है, अब सवाल है मेरा भाई 8 किताब 5 पेन की कुल कीमत 92 रुपए, 8 किताब है और 5 पेन है, इसका मतलब स्पष्ट मैं ये कह रहा हूं कि बुक को बी मानो, पेन की कोस्ट बी मानो, मैंने मान लिया एक किताब की कीमत 20 रुपए, 8 किताबों की कितनी, एक पेन की कीमत 5 है, 5 पेन की कितनी, ये वैल्यू मेरे पेरेंट्स को मानना। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि भैया आपने बताया 3 किताब और 2 पेन की कीमत क्या होगी, 3 किताब और 2 पेन की कीमत क्या होगी हमें बताना, हमें ये भी कह रहा है कि भैया 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 रुपए, 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 रुपए, अब समझ आइए और ध्यान से मेरी बात सुनिए, देखो मेरे बाबू एक तरीका है जो छोटी क्लास में पढ़ते आए थे कि भाई कोएफिशिएंट इक्वल करो, कैसे यहाँ 8 यहाँ 5 है, इसे 5 से गुणा करो, इसे 8 से, यहाँ 5 से यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 है, अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ये 8 40 20 40 कट गया, यहाँ 25 में से 8 64 घटाएंगे, 25 में से 64 घटाएंगे क्या बना, तो भैया 64 घटाएंगे तो 25 में से 64, अब भैया 64 नहीं 24 घटा दो कितना है 40, एक कम करो 39, 39 लिया है, यहाँ सेकंड करोगे तो 856 856 और 5 61, और यहाँ करोगे 5 10 5 45 40, 6 11 में 6 मेरे भाई 5 और ये 5 में 4 1, 6 6 5 11 4 1 5 1 156, अब मेरे भाई ध्यान देना माइनस से माइनस कर दिया, 39 से काटोगे इसे तो पी की वैल्यू निकल जाएगी 4, अब पी की वैल्यू इक्वेशन में रख के बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ नीचे रखेंगे तो तरीका आंसर निकलेगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ एक विशेष बात ध्यान से देखना, जब भी किसी सवाल में ऐसा हो, कैसा हो साहब, ऐसा हो कि जो यहाँ कोएफिशिएंट था वो यहाँ जाए और जो यहाँ था वो यहाँ जाए, ध्यान देना, जो यहाँ था वो यहाँ है और जो यहाँ था यानी अल्टरनेट हो गया, जो बी का था वो पी का है, जो पी का था वो पी का है, इनमें आंख बंद करके एक ही काम करना है, पहली बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 दिखा आएगा बी, यहाँ 5 दिखा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप कारण समझ जाएंगे, यदि अल्टरनेट है तो इनका जोड़ हर बार सेम आएगा और बाद में जोड़ 169, पूरे में से मेरे जो 13 को माना जाएगा तो बचेगा बी प्लस पी बराबर 13, एक बार दोनों को घटा दो, 8 में से 5 3, 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 3 और ये 12 में से 77 करना, पूरे में से मेरे भाई 3 को ले लो तो बी माइनस पी की वैल्यू क्या है 5, अब सोल्व करते हैं कैसे जी, पी से पी गया, अब सोल्व करने की जरूरत नहीं, ये पीछे तो समझा था वही कहानी कि अगर कोएफिशिएंट सेम आ जाए मतलब एक एक्स प्लस वाई एक्स माइनस तो इस प्लस वाली की वैल्यू हमेशा ही जोड़ की आ जाएगी, तो 13 5 18 9 होगी और पी की वैल्यू क्या होगी मेरे डिफरेंस 13 में 5 8 8 तो बुक की कोस्ट 9 होगी, पेन की कोस्ट 4 तो 9 30 27 यानी 3 गुना 9, पेन की कोस्ट होगी 4 तो 4 दूनी 8 तो 27 जमा 8 35, तो मेरे बच्चों इस बात का स्पष्ट अर्थ हुआ कि टोटल कोस्ट प्राइस जो होगा जो हमें रिक्वायर्ड है उस चीज का टोटल कोस्ट सिर्फ 35 रुपए होगा, सिर्फ 35 रुपए होगा मेरे टोटल कोस्ट, यही आपका सवाल था कि 3 किताब और 2 पेन की कोस्ट आएगी 35, पहले इस बात को समझिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे भी मान लीजिए यहाँ मैंने दिया 13 बी या 13 ए प्लस 8 बी, मान लीजिए मैंने लिया 100 कुछ भी लिखना लिख देता हूँ, ठीक है जी, अब मैं 8 ए ले रहा हूँ जमा 13 बी बोल रहा हूँ, अब क्या करेंगे भाई, तो भैया 21 21 105 5 लिया कुछ भी तो होगा क्या, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार जोड़ोगे तो 21 जमा 21 भी और इनको जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, 105 मान कुछ तो आया तो पूरे में 21 को चला जाएगा, घटाओगे तो 5 जमा 5 भी 5 माइनस 5 भी और यहाँ भी घटाएंगे कुछ ना कुछ आएगा, पूरे में से 5 हट जाएगा, तो फिर फटाक से कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगी, ये एग्जैक्टली मैं कह रहा था। देखिए सवाल में कह रहा है आदमी ने किताब और एक पेन 25,000 में खरीदा है, कह रहा भैया एक बुक और एक पेन दोनों ही 25,000 में खरीदा, बहुत बढ़िया, आगे जी, अब कह रहा किताब को 13% प्रॉफिट, पेन को 17% प्रॉफिट बेचता है, कहता है बुक को तो 13% प्रॉफिट बेचता है और पेन को 17% प्रॉफिट बेचता है, पहली लाइन कह रहा है किताब को 13% प्रॉफिट पे और पेन को 17% प्रॉफिट बेचता है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता है, वैसा करता है एक्स रुपए का प्रॉफिट होता है, अब कह रहा है अगर मैं किताब को 17% प्रॉफिट बेचे, बुक को 17% प्रॉफिट बेचे और पेन को 13% प्रॉफिट बेचे तो उसे 80 रुपए ज्यादा, तो कहता जितना प्रॉफिट पहले हुआ था ना अब उसे 80 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होगा, अब उसे 80 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पहले दोनों चीज प्रॉफिट मिलती तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तो अब एक्स प्लस 80 का प्रॉफिट होगा, ऐसा मैंने सवाल किया, ओके ठीक है सर, अब भैया अब ये करो कि दोनों सेम है लेकिन यहाँ वाली वैल्यू मिसिंग है, ये वैल्यू नहीं, तो करो क्या इनको जोड़ने हटाए, तो आप जानते हैं ये तो सेट हो जाएगा, एक्स हटाना एक्स हटाएगा माइनस करके तो पूरे को माइनस कर दो, तो 13 में से आ गया माइनस 4% भी 17 में क्या आ गया 4% भी एक्स एक्स माइनस 80 माइनस 4% कॉमन ले लेंगे बी माइनस पी माइनस 80, अब ध्यान देना भाई 4 कम 4 4 से कटा 20 तो मेरे बी माइनस पी की वैल्यू क्या हुई 2000, बी माइनस पी की वैल्यू मेरे जो वही 2000, आपने ठीक है, अब मेरे भाई एक बात बताओ अगर बी माइनस पी 2000 आ गया और बी प्लस पी दो रखा आपको, देखो बी माइनस पी आ गया और बी प्लस पी का सवाल है, तो अभी वही कहानी बनी, कौन सी कहानी बनी, वही कहानी आ कर दिया डूब के जाना, कौन सी कहानी ये सब बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इन दोनों में जोड़ का 25 27 27 500 और मेरे जो पी की वैल्यू क्या होगी इन दोनों के डिफरेंस 25 में 23 500, तो बुक की कोस्ट 13500 पेन की कोस्ट 11500, ये मेरे जो मेरा सही आंसर होगा, ये मेरे जो मेरा सही आंसर होगा, है ना। देखिए इन सवालों को डिटेल करेंगे बहुत लेंदी है, कोई ट्रिक नहीं है, बस छोटी छोटी चीजों से गुजरना है एक बार। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है आदमी ने किताब 9% लाभ करता है, पेन 13% प्रॉफिट बेचा है, बुक को 9% पे और पेन को बेचा मेरे 13% प्रॉफिट पे, तो लेट्स से x प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। अब अगर मैं किताब 13% प्रॉफिट पेन 9% उल्टा दिया, बुक को 13% प्रॉफिट बेचे और पेन को मेरे 9% प्रॉफिट बेचे, तो कहता है जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था अब उसे 80 रुपए ज्यादा लाभ लिया, अब मुझे x हटाना है तभी सारी कार्रवाई बैठेगी, तो माइनस 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 9 में क्या माइनस 4% भी, ठीक है जी। अब भैया यह प्लस में 4% भी और यहाँ x का माइनस 80, अब मेरे बाबू माइनस 4% कॉमन ले लोगे, ठीक है जी 4% कॉमन लोगे हो जाएगा प्लस का भी, अब हो जाएगा मेरे माइनस का माइनस 80 माइनस से माइनस का 4 से कटा 20 है, तो b माइनस p की वैल्यू मेरे जो y 2000, जबकि सवाल में कह रहा है कि अगर मैं दोनों को 20000 रुपए में खरीदता, कहता है दोनों का जो कोस्ट प्राइस है भाई दोनों ही आर्टिकल का कोस्ट प्राइस है, अगर दोनों को 20000 रुपए में खरीदता दोनों का कोस्ट प्राइस 20000 रुपए,
बुक प्लस पेन दोनों का कॉस्ट 20,000। तो भाई सेकंड वाला तो पीछे पड़ रहे थे। ये बुक की कॉस्ट क्या है, दोनों पे जोड़ रहा था तो 20 और 22 का 11,000 और पेन की कॉस्ट क्या है, दोनों पे डिफरेंस आ रहा है। पेन की कॉस्ट दोनों पे डिफरेंस आ रहा है, 20 में से दोनों में 18 9,000। तो मेरे जो बुक की कॉस्ट 11,000 और पेन की कॉस्ट 9,000, बुक की कॉस्ट 11,000 और पेन की कॉस्ट 9,000। दिस इज माय डियर स्टूडेंट, इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये मेरे जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए करिए सर। देखिए सवाल में कह रहा है राकेश यादव पेन को 5% हानि पर, पेन 5% लॉस पे और किताब को 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो कह रहा है कुल मिला के 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कुल 7 रुपए लाभ हुआ है। अब कह रहा उल्टा कर दे, लेकिन रेट नहीं, परसेंटेज नहीं, सिर्फ साइन। कह रहा पेन को 5% प्रॉफिट पे बेच दे और किताब को 10% प्रॉफिट पे बेच दे। तो कह रहा जितना लाभ पहले हुआ था उससे 6 रुपए ज्यादा लाभ होगा। ऐसा मैंने सवाल किया है। तो किताब और पेन का पूछ रहा हूं। देखिए यहाँ सिंपली कट जाएगा 15 और 10 25%, 25% भी आप यहाँ से तो जोड़ेंगे 25% की 1/4 इनटू बी और यहाँ से जोड़ोगे तो 7 से 13 और 7 20 है। तो बुक की कॉस्ट जो आएगी मेरे जो आएगी 80 रुपए। तो अगर सवाल में बुक पूछा होता तो आंसर होता 80 और पहली चीज जो इसने पूछी है वो बुक की पूछी, तो बुक 80 80 80 ऑप्शन सी। आप कहीं पेन पूछा होता तो जो कि पूछा भी हुआ है तो फिर आप इसको एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा आपको। जैसे किसी भी इक्वेशन में दीजिए, लेट्स से यहाँ देते हैं वैसे तो 5% ऑफ पी 10% ऑफ बुक, बुक कितना 80 तो 80 का 10% बराबर दिया। यहाँ दिया 80 80 का 10% को 8 8 हो जाएगा माइनस 13 में 5 है और यहाँ 5% ऑफ पी 5% की 3/20 गुना पी बराबर तो पी की वैल्यू मेरे 20 गुना 500 तो मेरा आंसर आएगा 100 रुपीस। हाँ जी मेरा आंसर आएगा 100। तो ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जी नीतीश कुमार जी आपका कमेंट पढ़ लिया, करिए भाई से एक बार कमेंट करना भाई कितने बच्चे इसमें लाइव है, यस लिखना, सारे बच्चे लिखना जो लाइव है। बेहतरीन बेहतरीन बढ़िया बढ़िया। आइए मेरे भाई सवाल ये भी वही कहता है एक आदमी इसको 12% लॉस पे बेचता है, कहता है 12% लॉस दिया टेबल पे और 19% का हमारा भैया प्रॉफिट इस पे बुक पे। तो कहता है जी उसको लाभ होता है 160 का मान लीजिए। अब कह रहा है वो 12% प्रॉफिट बेचता, इसको 12% प्रॉफिट बेचता और बुक को 16% लॉस पे बेचे। तो मेरे ने 40 रुपए का लॉस होता है, यानी 160 में बेच रहा था। अब पहले तो ऐसा था 160 का, अब 40 रुपए का लॉस। तो ध्यान देना लॉस को माइनस लिखना क्योंकि लॉस हुआ है ना। अब सोल्व करना भैया एकदम 19 में 16 3% और भी और मेरे बच्चे यहाँ से जोड़ोगे 160 में 40 120 है। ध्यान देना 3 कम 3 3 से काटने 40 तो बुक का जो कॉस्ट आएगा ना वो आएगा 4,000 रुपए। और आपसे पूछा गया किताब का कॉस्ट आएगी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मेरे आंसर होगा 4,000। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए यार अब मैं आपको नई टाइप सिखा रहा हूं इसी में। अब हम चर्चा कर रहे हैं जब आपको सवाल में नो प्रॉफिट नो लॉस लिखा हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। जब भी मेरे नो प्रॉफिट नो लॉस लिखा हो कि टोटल को मिला के ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस है तो ये सबसे आसान तरीका होता है रेशियो निकालने का। कैसे आइए साहब, जैसे सवाल में यहाँ कह रहा है इफ, यहाँ चाहिए इफ अगर अगर वह अपनी वस्तु को 12% लॉस पे बेचे, कुर्सी को 15% लाभ पे बेचे तो उसने कोई लाभ होगा नहीं। इफ ही सेल्स टेबल एट 12% लॉस, टेबल को 12% लॉस पे बेचे और मेज पे 15% का प्रॉफिट कमाए, मेज पे 15% का प्रॉफिट कमाए, टेबल मैं दूसरा कहता कुर्सी पर 15%, चेयर पे 15% का प्रॉफिट कमाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ऐसे क्या आपने कहा। अब मेरे बच्चे मोटी बात ये पढ़ा कि जब भी दो चीजें होंगी तो एक में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो दूसरे में कुछ लॉस हुआ होगा और नो प्रॉफिट नो लॉस तभी आएगा जब जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर तभी नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। तो कह रहा है टेबल को 12% लॉस पे बेचे, टेबल को 12% लॉस पे, 15% प्रॉफिट बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस आता है। मोटी बात समझने की ये है कि भैया जितना यहाँ लॉस होगा उतना यहाँ प्रॉफिट होगा। बेसिकली सीधा सीधा लिख दिया कि भैया 12% का लॉस होगा टेबल पे, बिल्कुल ठीक है, और चेयर पे 15% का प्रॉफिट है और नो प्रॉफिट नो लॉस है, तभी संभव है दोनों की वैल्यूज इक्वल है। सो 6 3 5 3 12 तो यहाँ से टेबल को चेयर की कॉस्ट निकालो तो आई 5 और 4 यानी टेबल की कॉस्ट 5 है, चेयर की कॉस्ट 4 है। तो जब ये नो प्रॉफिट नो लॉस देगा तो वहां से टेबल और चेयर की कॉस्ट निकालेगा। अब पहले निकालते हैं, पहले लाइन में कह रहा है टेबल को 15% प्रॉफिट बेचे और चेयर को 12% लॉस पे बेचता है तो कहता है 540 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 540 का प्रॉफिट होता है। तो मेरे भाई मान लेता हूं टेबल की कॉस्ट है 500 यूनिट, 5 बचा टेबल की कॉस्ट 500 यूनिट है, चेयर की कॉस्ट 400 यूनिट है। अब कह रहा है टेबल को 15% प्रॉफिट बेचे तो 500 का 15% कितना हो गया, 500 का 15% कितना तो 75, तो टेबल को 75 यूनिट प्रॉफिट बेचे और चेयर को 12% लॉस बेचे, चेयर की कॉस्ट 400 यूनिट तो 400 को 12% लॉस बेचे यानी 48 यूनिट लॉस बेचे। तो 75 यूनिट का प्रॉफिट 48 यूनिट का लॉस, ओवरऑल क्या होगा 75 27 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो ये 27 यूनिट जो है ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट है और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को 540 रुपए का प्रॉफिट को। ये कहते हैं 540 रुपए का 27 यूनिट 540 रुपए में भाई तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 27 यूनिट 20 रुपए आएगी। अब हमसे कह रहा है टेबल की कॉस्ट बताओ तो 500 गुना 20, चेयर की कॉस्ट बताओ 400 गुना 20। हां जी तो ये आएगा 10,000 रुपए की आएगी मेरे टेबल और 8,000 रुपए की आएगी मेरे चेयर। ये मेरा आंसर होगा 10,000 और 8,000। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो वहां पर रेशियो निकल के आएगा। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ से आना बट से बट इफ ही सेल्स द बुक एट दिस परसेंट प्रॉफिट एंड टेबल एट दिस परसेंट लॉस देन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या बुक पे 16 से 3% प्रॉफिट है तो 16 से 3% एक है और टेबल पे 11 से 9% का लॉस है एक भाई। बुक पे 16 से 3% का प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही टेबल पे 11 से 9% लॉस होगा। ये दोनों ही अमाउंट आपस में बराबर नहीं बिल्कुल। तो 3 3 9 3 नीचे तो यहाँ से बुक और टेबल का कॉस्ट प्राइस रेशियो आ जाएगा, दो ब्लड के ऊपर चला जाएगा 3 नीचे। तो बुक की कॉस्ट 2 यूनिट है, टेबल की कॉस्ट 3 यूनिट। हां जी तो ये 200 यूनिट तो यहाँ मेरे 300 यूनिट मान लेते हैं 200 300। अब सवाल में कह रहा है अगर बुक को यानी 200 यूनिट है इसका कॉस्ट प्राइस, टेबल यानी इसका 300 यूनिट कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा है अगर वह किताब को 16 से 3% प्रॉफिट बेचे, इसको 16 से 3% प्रॉफिट बेचे, ऐसे ही ना भाई। और बुक और टेबल उल्टा निकालो किताब को, सॉरी सॉरी यहाँ से अलग है वहाँ पे मैं गलत पढ़ा। अब यहाँ पे अब कह रहा है अगर किताब को और मेज को 13 और 9% प्रॉफिट बेचे, दोनों को प्रॉफिट बेचा, कहता है इसे 13% प्रॉफिट बेचे और इसे 9% प्रॉफिट बेचे तो 13 26 मिनट का प्रॉफिट यहाँ कमा लोगे, 9 27 मिनट का प्रॉफिट यहाँ कमा लोगे। टोटल प्रॉफिट कितना होगा 7 13 2 4 5 यानी टोटल 53 मिनट का प्रॉफिट कमा लोगे। ऐसा होगा अगर इनकी कुल 200 300 53 मिनट का प्रॉफिट कमा लोगे। जब सवाल में कह रहा है कुल मिला के प्रॉफिट कमा लोगे 1060 रुपए कमा लोगे तो 53 मिनट 1060 रुपए को कह दिया तो 1 मिनट की वैल्यू 20 बिल्कुल ठीक है। तो 200 यूनिट की 20 दूनी 4000 रुपए की बुक और 300 गुना 20 6000 रुपए का मेरा टोटल। तो 4000 और 6000 मेरा सही आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब बताइए कितने ऐसे बच्चे बात को समझिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर समझ गए हैं तो यस लिखिए, नहीं समझे तो नो लिखिए। बताओ बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों अगला हिस्सा इसी इन बेसिक चीजें सीखने मतलब मिक्स टाइप में आज वाली जो क्लास कर रहा हूं इसे छोटे छोटे टुकड़े एक साथ समझने की कोशिश करें। देखिए कहानी है बाबू, ये सक्सेसिव चीजें होंगी यानी ए ने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, ये वाले सवाल को हैं ठीक है। आया समझ ठीक है। जैसा ये सवाल कहता है ए ने किसी वस्तु को बी को 25% मार्केट पर बेचा, ए ने किसी आर्टिकल को बी को 25% मार्केट पर बेचा। देखा ये दो तरीके से समझना भाई, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी भी हां डी को बेचा। कहता है ए ने किसी आर्टिकल को बी को 25% मार्केट पर बेचा, 25% नहीं बेचा यानी ए ने 4 में खरीदा है तो 1 का लाभ बेचा कितने में 5 है। और कहता है बी ने सी को 10% मार्केट बेचा, 10% नहीं बेचा तो 10 में खरीदा बी ने तो 1 का लॉस लेके बेचा कितने में 9। और कहता है सी ने डी को 20% प्रॉफिट बेचा, सी ने डी को 20% 20% 5 यानी सी ने 5 में खरीदा तो 1 का लाभ बेचा कितने में 5 है। पहला तरीका है ये कि हम ए बी सी डी को पढ़ लें। अब रेशियो निकालना बहुत पता होगा, नहीं आता तो समझा देता हूं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 को जितनी जगह खाली होगा यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 करो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 करो। अब गुणा करो 5 है 50 200 या 5 है 50 250 5 25 में 225 5 में 45
हाँ 5 से काटा 45 ठीक है, इसे 5 से काटो मेरे बच्चे, तो 5 5 25 5 20 ये आ गया रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अगर कोई आर्टिकल 40 मिनट में खरीदा था तो बी को 50 में मिला, सी को 45 में मिला और डी को आर्टिकल 54 में मिला। अब सवाल में कह रहा है अगर डी ने 27 रुपए में खरीदा आर्टिकल, डी ने एक्चुअली आर्टिकल 27 रुपए में खरीदा, तो भैया 54 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 27 रुपए। तो 54 यूनिट 27 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 27 रुपए 54 यानी आधा, 1 यूनिट की वैल्यू आधी। तो ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने कितने में खरीदा, तो 40 गुना 1 यानी 20 रुपए, यानी मेरे बच्चों ए ने आर्टिकल 20 रुपए में खरीदा। ये मेरा आंसर है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे भैया ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए ये पहला तरीका, ये तरीका आपको कब इस्तेमाल करना चाहिए, तब इस्तेमाल करना चाहिए मेरे बच्चों जब बीच में कोई रिलेशन पूछा हो, ए बी का या बी और डी का, सी और ए का, बीच में कुछ पूछा होता, नहीं तो सिंपल है, ए की कोई प्राइस मान लो। अब भैया ए ने 25% प्रॉफिट में बेचा, 4 की चीज का 5 बेचे, फिर भैया बी ने सी को 10% घाटे में बेचा, 10 की चीज का उसके 9 में बेचे, फिर भैया सी ने डी को 20% प्रॉफिट में बेचे, 1/5 में 5 की चीज का उसके ना गलत हूं, एक का फायदा लेके 6 में बेचे। तो कुल मिला के डी को ये चीज कितनी मिली, डी को मिली 27 की 16 है। देखो ए का कुछ मान लिया ए, तो ए ने प्रॉफिट लिया, बी ने लॉस कमाया, सी ने प्रॉफिट। अब कैलकुलेशन यार कैसे कैलकुलेशन करें, 9 से काटा 3 है, 3 से काटा 2 है, 2 5 10 से 10 है, ए की वैल्यू आ गई 5 20, 5 से काटा। यानी मेरे बच्चे अगर पहले वाले से लास्ट वाले में रिलेशन पूछा है तब तो ये वाला तरीका बेटर में खा रहा हूं, ठीक है। और अगर बीच बीच की चीज पूछ रहा है तो ये रेशियो वाला मेथड आपको करना होगा, जैसे पहले में। देखिए मेरे सवाल में ये कह रहा है यहाँ पे यदि डी को 14.85 में आर्टिकल पड़ा तो ए ने कितने में खरीदा, तो डी और ए में रिलेशन मान लेते हैं ए ने खरीदा। अब कह रहा है ए ने 20% प्रॉफिट कमाया, यानी 1/5 मामले 5 में खरीदा 6 में बेचा, कितने में मिला, बी को बी ने 10% प्रॉफिट बेचा, 10% की फ्रैक्शन नहीं बेचा, 10 में खरीदा, 10 में बेच दिया भाई। अब कह रहा है सी ने से फिर मुनाफा में बेचा 12% 12% की फ्रैक्शन नहीं बेचा, 8 में खरीदा, 9 में बेच दिया, 8 में खरीदा, 9 में बेच दिया, तो डी को मिला 14.85 पैसे का। अब यहाँ कुछ नहीं कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे देखो, देखो डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो आया, अब 99 से करते हैं 11 से काटते हैं, तो 5 4 9 11 11 बचा कितना भाई 3 है ना, 11 13 13 ठीक है, 9 से काटेंगे 15 में 15 3 9 6 3 से काटेंगे 5 है, 2 से काटेंगे 4 है, तो दोबारा 5 20 20 100, तो एक को जो आर्टिकल पड़ा होगा 100 करेंगे तो बढ़ेंगे 100 तो 10 रुपए का आर्टिकल पड़ा, यानी एक के लिए मेरे आर्टिकल का कॉस्ट कितना 10 रुपए। मैंने इसको रेशियो से क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि मुझे रिलेशन ए और बी में चाहिए था, फालतू करने की जरूरत नहीं थी। ये भाई बहुत बढ़िया टाइप है, बहुत ही जानदार और शानदार सवाल है, आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं सॉल्व को ड्राफ्ट करता हूं, बढ़िया से। सीपीयू भाई करते हो, ये पढ़ा सॉल्व अजी मेरे दोस्त। ये सवाल एक विशेष टाइप का क्वेश्चन है, देखिए समझ में आ जाएगा। पहले लाइन में नहीं पढ़ते, 9 किलोग्राम चावल का कोस्ट उतना ही है जितना 4 किलो चीनी का, कहता है 14 किलो चीनी का कोस्ट उतना ही है जितना 1.5 किलो चाय का, और 2 किलो चाय का कोस्ट उतना ही है जितना 5 किलोग्राम कॉफी का, ठीक है। अब आगे लाइन पढ़ते हैं, तो यहाँ से पूछा है बताओ 11 किलोग्राम कॉफी कितने की पड़ेगी अगर 2.5 किलोग्राम चावल 12.5 रुपए का। मेरे तो 2.5 किलोग्राम चावल जो है, 2.5 किलोग्राम का चावल का कोस्ट प्राइस है, चावल का कोस्ट प्राइस है वो है 12.5 रुपए, तो भैया 1 किलोग्राम चावल का कोस्ट प्राइस क्या होगा, तो 12.5 रुपए 25 5 125 यानी 1 किलो चावल है 5 रुपए का, 5 रुपए पर किलोग्राम प्राइस, यानी 1 किलो चावल 5 रुपए का। देखिए इस लाइन को पढ़िए ध्यान से, इस वाली को, यदि 2.5 किलोग्राम चावल 12.5 रुपए में मिलता है तो 1 किलोग्राम चावल कितने में मिलेगा भाई 5 रुपए। आपने ओके रिपोर्ट है, 12.5 कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिखा इफ 2.5 किलोग्राम प्राइस कोस्ट 12.5 किलो, यानी 2.5 किलो चावल 12.5 रुपए, 1 किलोग्राम 5 रुपए। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे ये जानना चाह रहा है ये बताओ 11 किलोग्राम कॉफी जो होगी वो कितनी की पड़ेगी, यानी 11 किलोग्राम कॉफी कितनी की पड़ेगी बताइए, तो 11 किलोग्राम कॉफी कितनी की होगी बताना है, आओ देखो मेरे भाई सबसे पहला काम आपके नजर में होना चाहिए कि हम ये निकाल दें कि 1 किलो चावल कितने का है, तो 1 किलो चावल है 5 रुपए का, 5 रुपए पर किलोग्राम, बहुत बढ़िया। अब इसे मैं निकाल चलता हूं, आ जाओ भाई, अब बड़े ध्यान से समझना, खुले दिमाग से चीजों को सुनना, फिर सिखाऊंगा भाई 1 किलो चावल कितने का 5 का, तो 9 किलो चावल कितने का 45 के, तो 9 किलो चावल है 45 के। अब 45 रुपए कोस्ट प्राइस है इसका 4 किलोग्राम चीनी का, यानी 4 किलो चीनी का कोस्ट 5 में 45 रुपए, देखो तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, बड़े 4 बहुत बढ़िया। अब 1 किलोग्राम चीनी का कोस्ट कितना है, 14 किलो चीनी का कोस्ट कितना होगा, 14 और 14 किलो चीनी का कोस्ट कितना है, तो ये कोस्ट बराबर 1.5 किलो चाय, तो 1.5 किलो चाय का कोस्ट कितना है, तो 1 किलो क्या होगा 1.5 बहुत बढ़िया। और अगर ये 1 किलो चाय का कोस्ट है तो 2 किलो चाय का कोस्ट क्या होगा, इनटू करेंगे, और ये 2 किलो चाय का कोस्ट है बराबर 5 किलो कॉफी के, तो 1 किलो कॉफी कितनी होगी, यानी ये वाली जो वैल्यू निकलती है ना मेरे बच्चों, ये आपकी निकल के आ गई 1 किलो कॉफी की कीमत, 1 किलो कॉफी की कीमत। आपसे पूछा क्या है कि भाई 11 किलो कॉफी की कीमत बताओ, तो 11 किलो कॉफी की कीमत क्या होगी, अब आप बताना क्या चाह रहे हो वो बताओ, तो भाई मैं बताना ही चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आंख बंद करके एक ही बात ध्यान रखना, इसकी कीमत दे रखी होगी और इसकी कीमत पूछी होगी, या इसकी कीमत गिवन होगी और इसकी कीमत पूछी होगी, लास्ट टू फर्स्ट पे आके टिकेगा, इसकी वैल्यू देके ये पूछेगा, इसकी वैल्यू देके ये पूछेगा, तो जैसे इसकी वैल्यू देके इसको पहले 5 देख लिया। अब आंख बंद करके एक ही काम क्या सर, जो इसके साथ वाली वैल्यू है सब ऊपर लिखो, 9 गुना 14 गुना 2 ये सब मल्टीप्लाई ऊपर लिखो, और इधर वाली जितनी वैल्यू है सारी पहले लिखो, 4 गुना 1.5 गुना 5, और ये जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा ना बाबू, ये जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा ये बेसिकली कुछ और नहीं निकल के आएगा, ये रिजल्ट आपका 1 किलो कॉफी का निकल के आएगा, किसका भाई सीपी ऑफ 1 किलोग्राम, सीपी ऑफ 1 किलोग्राम कॉफी। अब आपको कितना चाहिए 11 किलोग्राम कॉफी इंटू कर दो 11। अब ये कैलकुलेशन को पॉइंट चलानी है, देखो 5 से 5 गया, पॉइंट हटाएंगे 10 लिखेंगे ऊपर, 5 दूनी 10 5 15, 3 से काटोगे 3 गया, 2 से काटा गया 2 गया, 2 से 2 गया, तो 14 42 यानी 11 किलो कॉफी जो है 42 पड़ेगी, यही आंसर। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो आप देखना 12.5 कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं, हां अभी 14 बैठा है 14 तो 14 28 14 56 और 2 58 कैलकुलेशन देना काम से करो भाई 5 कटिंग कटिंग बात कर। अच्छा 11 मिनट है, अरे ये सिंपल है 14 42 42 में करना है मुझे, तो 2 4 2 6 462 462 ऑप्शन इन सॉल्व के ट्रेड मार्क वाला सीक्वेंस का। आइए जैसे आप पहले तो मैं ड्राफ्ट करता हूं सॉल्व समझ में, सीपी ऑफ 5 केजी ऑनियन इक्वल टू सीपी ऑफ 9 किलोग्राम टोमेटो, ठीक है। अगली लाइन मेरा सीपी ऑफ 9 केजी टोमेटो इज इक्वल टू सीपी ऑफ 13 किलोग्राम पोटैटो एंड सीपी ऑफ 2.5 किलोग्राम पोटैटो इज इक्वल टू सीपी ऑफ 5 किलोग्राम बैंगन। तेरा 2.5 किलो आलू का कोस्ट वही है जो 5 किलोग्राम बैंगन का, क्लियर। अब अगली लाइन में आते हैं, तेरा 5 किलोग्राम बैंगन 21 किलोग्राम बैंगन की कीमत पता है, ठीक है। तो 21 किलोग्राम बैंगन की कोस्ट पता है क्या होगी, यदि 3.5 किलोग्राम प्याज 10 रुपए 50 पैसे, तो भैया ये ध्यान दो कि 10 रुपए 50 पैसे में 3.5 किलो प्याज आती है, 1 किलो प्याज कितने की 3 रुपए, तो ओनियन का रेट दिया है 3 रुपए पर किलोग्राम, और हमसे कह रहा है 21 किलो बैंगन की कीमत बताओ क्या होगी, तो क्या करनी होगा, गलत नहीं, अच्छा टमाटर लिखा, ठीक है भाई 5 किलोग्राम प्याज 9 किलोग्राम टमाटर 17 किलोग्राम टमाटर, अच्छा 17 किलोग्राम टमाटर 13 किलोग्राम आलू 2.5 किलोग्राम आलू 5 किलोग्राम बैंगन के 21 किलो बैंगन बताना, 3.5 किलो प्याज आ गई 10 रुपए 50 पैसे, 3 किलो हो गया। और मेरे बच्चे अब सॉल्व समझने की चलते हैं। अब ध्यान से देखिए आपको ओनियन की कीमत
अंदर देखिए तो निकालते 3 करते हैं। अब कुछ नहीं करना भैया, तो ये वाली टीम सब गुना करेंगे तो 5 गुना 17 गुना 2.5 बहुत बढ़िया। और सर उधर वाली हर एक वैल्यू घटाते चलिए, ना बटे में घटा दो, 9 5 9 गुना 13 गुना 5। तो मेरे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ये बेसिकली 1 किलो बैंगन की कीमत निकल के आएगी। और आपसे सवाल में पूछा क्या कितने किलो बैंगन की कीमत बताओ, 21 किलो बैंगन की। तो ये मेरे वैल्यू में सही आंसर होगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जो भी आएगा ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ जाएगा। करोगे भाई, भाग देना जो आएगा करेक्ट आंसर। आइए बाबू, देखो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी ने, एक महिला ने 2000 रुपये में मोबाइल बेचा, फोन बेचा मार्केट में, और कहता है इसका जितना क्राइम मूल्य है ना उसके बराबर ही परसेंट में उसको प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये कह रहा है कि अगर उस आर्टिकल का सीपी मान लो एक्स है तो इसको जो प्रॉफिट परसेंट हुआ है ना वो भी एक्स परसेंट ही हुआ, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो सीपी का एक्स परसेंट यानी एक्स के बटे 100, ये मेरे प्रॉफिट वाली वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है साहब? सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी है एक्स, प्रॉफिट एक्स के बटे 100 और ये वैल्यू 2000। अब भाई क्या करें, सबको करेगा बाबू सूत्र बना दो। सो एक्स एक्स बराबर 2 लाख। अब भैया यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से 100 प्लस एक्स, तो वैसे दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 100 और जिन्हें गुना करें तो 2 लाख, जिन्हें गुना करें तो 2 लाख और बीच का डिफरेंस लेकर कितना 100, तो आप कहेंगे नंबर ले लो 400 और एक नंबर 400 में 500 गुना करोगे तो आ जाएगा कितना 2 लाख। ठीक है, आप पेपर में करना बिल्कुल नहीं है, पेपर में समझ पेपर में करना ही है तो ऑप्शन चलेगा। कैसे चलेगा ऑप्शन से? ऑप्शन में देखिए क्या रखा है, जैसे यहाँ 2000 है ना, इसको हटाइए। अगर ऑप्शन में भाई सीपी 500 है, 500 का 500% कितना होगा 2500, तो जोड़ेंगे तो 2000 आएगा। 200 का 200% क्या होगा 400, जोड़ेंगे 2000 आएगा। 600 का 600% कितना होगा 3600, जोड़ेंगे 2000 आएगा। 400 का 400% क्या होगा 1600, जोड़ेंगे 2000 आएगा। ऑप्शन डी आंसर। सवाल में कह रहा है लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसी पुस्तक के क्रम लेके बराबर है, यानी आर्टिकल का कोस्ट एक्स है तो कह रहा है इस एक्स पे प्रॉफिट भी एक्स परसेंट ही होगा। तो एक्स परसेंट निकालोगे भाई एक्स के बटे 100, तो ये सीपी हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। पिछला सीन सॉल्व करता सीपी एक्स है तो प्रॉफिट भी एक्स परसेंट होगा, तो एक्स का एक्स परसेंट निकाल दिया जाएगा, ये वैल्यू छान में सोल्व करेंगे आंसर। अब ऑप्शन से करना है तो हमें पता है ऑप्शन किसी रखें प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू जो सीपी, तो सोचो अगर सीपी 30 है तो 30 का 30% क्या हुआ 9, जोड़ के छान में बनाएंगे। 26 का 26% तो पॉइंट आएगा, जोड़ के पॉइंट आंसर आ जाएगा। 60 का 60% कितना हुआ 36, तो 60 मान लो सीपी है 60% 36 प्रॉफिट जोड़ेंगे तो छान में आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो ऐसे सॉल्व करने का जो बेटर तरीका ऑप्शन से है। हां जब ना हो रहा ऑप्शन से तो आप इक्वेशन बना के हल करेंगे। अब देखिए कहता है 31.25 रुपए में हमने किसी आर्टिकल को बेचा मान लीजिए, और हमारा प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो ये मान लो 30 है तो 30 का 30% निकालोगे कभी नहीं आएगा गलत। 25 का 25% निकालेंगे 6.25, जोड़ेंगे देखो क्या आ रहा है 37.25, तो मेरा ये आंसर है। यानी इन सवालों के लिए बेटर तरीका ये है कभी डिटेल में चाहिए इनको ऑप्शन से पढ़ा दिया। हां अगर आप फंस जा रहे हैं ऑप्शन से नहीं बनी बात या डिटेल मतलब जरूरी है उसमें तो डिटेल करेंगे। अब आइए ये लास्ट क्लास है मतलब लास्ट सवाल की क्लास कहता है बताओ अब यहाँ बदल गया सवाल, कहता लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान मूल्य किसी के क्रम लेके बराबर 144 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा वही सवाल। तो जितना क्रम मूल्य है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, तो सीपी मेरे 70 है तो 70 का 70% क्या होगा 49, जोड़ के आएगा 144 नहीं आएगा। अब आप वैसे भी जान गए कि 4 आना चाहिए 80 का 80% क्या होगा 64, जोड़ के आएगा 144, तो ऑप्शन सी मेरे डायरेक्ट आंसर आएगा। नहीं तो डिटेल करिए सॉल्व। तो चलिए मेरे को आज लिखते हैं। थैंक यू आप सभी का, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।